हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 271 से क्वेश्चन नंबर 280 तक। क्वेश्चन नंबर 271, concordant profile represents for a certain set of external loads to some scale. Option A bending moment diagram, option B Williot-Mohr diagram, C shear force diagram, option D influence line diagram. कॉन्कॉर्डेंट प्रोफाइल क्या रिप्रेजेंट करती है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। यदि कोई एक्सटर्नल लोड होगा, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगी। विलियोट मोहर डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? विलियोट मोहर डायग्राम इज यूज्ड टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन इन ट्रस ओनली। यदि ट्रस में डिफ्लेक्शन निकालना है तो किसके द्वारा निकाला जाता है? विलियोट मोहर डायग्राम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 271 ऑप्शन ए इज करेक्ट। शियर फोर्स और इन्फ्लुएंस डायग्राम आपको पता ही है, इसका यूज कहां पर होता है। क्वेश्चन नंबर 272, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज द प्रोडक्ट ऑफ। ऑप्शन ए मॉड्यूलर रेशियो एंड परसेंटेज ऑफ स्टील, ऑप्शन बी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट एंड श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, ऑप्शन सी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, एंड लास्ट ऑप्शन इज मॉड्यूलर रेशियो एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो देखते हैं हम लॉस ऑफ श्रिंकेज क्या होगा। लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू ड्राइंग ऑफ कॉन्क्रीट एंड श्रिंकेज स्ट्रेन अकर्स इन कॉन्क्रीट। जब कॉन्क्रीट ड्राई होती है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसमें श्रिंकेज स्ट्रेन अकर होगी। श्रिंकेज स्ट्रेन causes the steel to lose its strength, resulting in the loss of pre-stress. श्रिंकेज के कारण क्या होता है? स्टील की स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट। जो लॉस होगी स्ट्रेंथ वो किसके बराबर होगी? श्रिंकेज स्ट्रेन के बराबर कॉन्क्रीट की, ई एस एच। देयरफॉर लॉस इन प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस लॉस कितना हो जाएगा? ई एस इंटू ई एस एच। ई एस एच क्या है? 0.0003 फॉर प्री टेंशन एलिमेंट एंड पोस्ट टेंशन बीम के लिए कितना हो जाएगा? 0.002 डिवाइडेड बाय log 10 t प्लस 2, वेयर t इज एज ऑफ कॉन्क्रीट। फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हो लॉस इन प्री स्ट्रेस श्रिंकेज के कारण कितनी होगी? ई एस इंटू ई एस एच। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते, क्वेश्चन क्या है? द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो किसका प्रोडक्ट होगा ये? ई एस इंटू ई एस एच, मतलब इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज इन कॉन्क्रीट। क्वेश्चन नंबर 272 ऑप्शन सी इज करेक्ट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 273, for a given grade of steel, the limiting reinforcement index for a singly reinforced beam is proportional to। reinforcement index किसके प्रोपोर्शनल होती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एफसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी reinforcement index। क्वेश्चन नंबर 273 ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 274, while applying the Winter and Pice method of analysis to folded plates की एनालिसिस की जाती है विंटर एंड पाइस मेथड के द्वारा। तो उसमें क्या होता है? जो हिप्ड प्लेट होगी, ठीक है, हिप्ड प्लेट में इग्नोर किया जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जंक्शन। हिप्ड प्लेट के जंक्शन पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको इग्नोर कर सकते हैं। कब इग्नोर करेंगे? जब स्पान और डेप्थ रेशियो कितना होगा? लेस देन 4। क्वेश्चन नंबर 274 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 275, मिनिमम क्लियर कवर इन टू मेन स्टील बार इन स्लेब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग रिस्पेक्टिवली। मिनिमम क्लियर कवर पूछा गया आपको, मेन स्टील बार का स्लेब, बीम, कॉलम और फुटिंग में कितना होगा। तो हम पहले समझते हैं क्लियर कवर क्या होता है। क्लियर कवर इज द डिस्टेंस फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट मेंबर टू द आउटर सरफेस ऑफ स्टील।
स्टील की आउटर सरफेस और कंक्रीट की आउटर सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी क्लियर कवर, आइदर मेन रेनफोर्समेंट और स्टीरप्स। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर बीम का, ठीक है, जो रेड पेन से बना हुआ है वो कंक्रीट का आउटर सरफेस है। क्लियर कवर क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस कंक्रीट और स्टील का आउटर सरफेस, ये जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी क्लियर कवर। ये स्टीरप्स हैं, ये मेन रेनफोर्समेंट है। और इफेक्टिव कवर क्या हो जाएगा, मेन रेनफोर्समेंट के सेंटर से कंक्रीट की आउटर सरफेस, वो डिस्टेंस हो जाएगी इफेक्टिव कवर। IS 456 1978 IS कोड के अकॉर्डिंग क्लियर कवर आर स्पेसिफाइड एज, क्लियर कवर 1978 के अकॉर्डिंग कॉलम के लिए 40 mm, बीम 25, स्लेब 15 mm, द मिनिमम क्लियर कवर शुड नॉट एक्सीड 75 mm इन एनी केस, ठीक है, 75 से अधिक नहीं होगा। कॉलम के लिए 40, बीम 25 एंड स्लेब इज 15। क्वेश्चन नंबर 275 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लैब के लिए 15 होगा, बीम 25 mm, कॉलम 40 mm एंड फुटिंग इज 75 mm। क्वेश्चन नंबर 276, द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ RC स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार्स एट 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग। एक रेनफोर्स कंक्रीट स्लेब है जिसमें 10 mm का बार है और उसकी स्पेसिंग कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इफ इट इज डिजायर्ड टू रिप्लेस 10 mm बार बाय 12 mm बार, देन द स्पेसिंग ऑफ 12 mm बार शुड बी। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है, एक आरसी स्लेब है जिसमें 10 mm का बार यूज किया गया था, उसकी स्पेसिंग कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। यदि 10 mm को, जो 10 mm का बार है उसको रिप्लेस किया जाता है 12 mm के बार से, ठीक है, तो स्पेसिंग आपको बताना है 12 mm बार की कितनी होगी। तो स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर स्क्वायर के, ये रिलेशन होता है स्पेसिंग और डायमीटर में। इस रिलेशन से हम निकाल लेंगे S1 डिवाइडेड बाई S2 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D2 स्क्वायर। आपको S1 दिया गया है, D1 पता है, D2 पता है, S2 आपको पूछा गया है स्पेसिंग कितनी होगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एरिया सेम है, एरिया ऑफ स्टील, तो यदि डायमीटर कम होगा तो स्पेसिंग पास पास हो जाएगी, मतलब स्पेसिंग कम होगी, और डायमीटर बढ़ेगा तो स्पेसिंग भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक, क्योंकि एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट सेम है। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट यदि सेम होगा तो उस केस में नंबर ऑफ बार हमने बढ़ा दिए तो स्पेसिंग क्या होगी, कम हो जाएगी। The horizontal distance between parallel main reinforcement bars shall not be more than 3 times the effective depth of solid slab or 300 mm, whichever is smaller. The total reinforcement in the slab should remain same. Total reinforcement क्या स्लेब में सेम है। By replacing 10 mm bars by 12 mm bars, the spacing will be increased. तो उसके कारण स्पेसिंग क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कितनी इंक्रीज होगी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, S2 हमें निकालना है, S1 डिवाइडेड बाई S2 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D2 स्क्वायर। यहाँ पर S2 यदि हम देखेंगे तो कितना होगा, D2 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर इंटू S1। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे D1 D2 और S1। तो S1 की वैल्यू कितनी है, 10 आपको दी गई है, D2 और D1 12 और 10 है, तो S2 कितना हो जाएगा, 14.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 276 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 277, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट, maximum longitudinal reinforcement in an axial loaded sod column is 6% of gross sectional area. Second, columns with circular section are provided transverse reinforcement of helical type only. C, spacing of lateral ties cannot be more than 16 times the diameter of tie bar. Option D, longitudinal reinforcement bar need not be in contact with lateral ties. तो हम कॉलम के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कॉलम फर्स्ट,
लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, यदि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो मिनिमम कितना होगा 0.4% ऑफ ग्रोस सेक्शनल एरिया, और मैक्सिमम कितना होगा वो 6% ऑफ ग्रोस सेक्शनल एरिया। मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने होंगे कॉलम में, मिनिमम नंबर ऑफ बार रेक्टेंगुलर कॉलम है उसके लिए 6 होंगे और सर्कुलर कॉलम के लिए 4, सर्कुलर कॉलम के लिए 6 और रेक्टेंगुलर के लिए 4 होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ बार, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो कम से कम 4 बार होंगे चारों कॉर्नर पे, और सर्कुलर सेक्शन है तो 6 बार लगाएंगे, उसमें कितने होंगे मिनिमम नंबर ऑफ बार 6। थर्ड, मिनिमम डायमीटर ऑफ बार, कॉलम में मिनिमम डायमीटर कितना होगा बार का 12 mm। द पीच ऑफ द ट्रांसफर रेनफोर्समेंट shall not be more than the least of the following। यदि पीच की बात करते हैं तो इन तीनों से हम देख लेते हैं, इन तीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, मतलब कंप्रेशन मेंबर की जो डायमेंशन होगी, मान लो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये 100 mm है और ये 200 है, तो इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी हो जाएगी 100 mm। मतलब दोनों में से जो कम होगी डायमेंशन वो, यदि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है 100/200 का, तो इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी होगी 100 mm। सेकेंड, 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार टू बी टाइड एंड 300 mm। इन तीनों में से जो मिनिमम होगी वो होगी पीच। क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन एन एक्सियल लोडेड शॉर्ट कॉलम इज 6% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा। हेलिकल टाइप होगा लेकिन ओनली हेलिकल नहीं होगा, उसमें नॉर्मल ट्रांसफर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया जाता है, तो ओनली हेलिकल नहीं होगा। ऑप्शन सी, स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज कैन नॉट बी मोर देन 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ टाई बार। टाई बार का डायमीटर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा डायमीटर लॉन्गिट्यूडनल बार, मतलब मेन बार होना चाहिए, तो यहाँ पर टाई बार दिया गया है, टाई बार नहीं आएगा। और लास्ट है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार नीड नॉट बी कॉन्टेक्ट विथ लेटरल टाइज, कॉन्टेक्ट में होना चाहिए वो। क्वेश्चन नंबर 277, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 278, torsion resisting capacity of a given RC section, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन है, उसमें टॉर्सन रजिस्टिंग कैपेसिटी आपको बताना रिलेशन क्या होगा स्टीरप्स के साथ और लॉन्गिट्यूडनल बार के साथ। ऑप्शन ए, डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन स्टीरप स्पेसिंग। ऑप्शन बी, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल बार्स। ऑप्शन सी, does not depend upon stirrup and longitudinal steels, and option D is increases with the increase in stirrup and longitudinal steels। तो हम समझते हैं इसको। The presence of reinforcement in the form of longitudinal and transfer steel increases the torsional moment carrying capacity of beams। यदि beams की हम बात करते हैं तो उसकी टॉर्सनल मोमेंट कैपेसिटी इंक्रीज होगी जब हम रेनफोर्समेंट इंक्रीज कर देंगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर दोनों। क्वेश्चन नंबर 278, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन स्टीरअप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील्स। स्टीरअप्स का मतलब हो जाएगा ट्रांसफर रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 278, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 279, if a simply supported concrete beam pre-stressed with a force of 2500 kN is designed by load balancing concept for an effective span of 10 meter and to carry a total load of 40 kN per meter, the central depth of the cable profile should be। सेंट्रल डीप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंट्रल डीप ऑफ केबल प्रोफाइल फॉर्मूला होगा WL² डिवाइडेड बाय 8P, और ये सब आपको क्वेश्चन में दिया गया है सभी की वैल्यू। W क्वेश्चन में 40 दिया गया है, L 10 और P कितना है 2500, तो एच कितना आएगा 0.2 मीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो mm में होगा 200 mm। सेंट्रल डीप ऑफ केबल कितनी हो जाएगी 200 mm। क्वेश्चन नंबर 279, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 280, इन केस ऑफ प्री टेंशन आरसी बीम्स, रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, तो आपको प्री टेंशन के बारे में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 इंटू 10 की पावर कितनी है? -4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? और 0.0003। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? 0.0003। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील कैन बी इग्नोर्ड। सी, ओनली वन वायर कैन बी स्ट्रेच्ड एट अ टाइम। एंड ऑप्शन डी इज इवन माइल्ड स्टील कैन बी यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेसिंग। तो फ्रेंड्स, माइल्ड स्टील का यूज नहीं किया जाता प्री स्ट्रेसिंग में। प्री स्ट्रेसिंग में कौन सा यूज किया जाता है? HYSD बार। और ओनली वन वायर को स्ट्रेच नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओनली वन वायर कैन बी स्ट्रेच एट अ टाइम। सभी वायर को सेम टाइम पे स्ट्रेच किया जाता है और रिलैक्सेशन को इग्नोर नहीं किया जाएगा प्री टेंशन में। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ये हमने डिस्कस कर भी लिया है, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, यदि यहाँ पर प्री टेंशन की बात करते हैं तो उसके लिए श्रिंकेज कितनी होगी? 0.0003। और पोस्ट टेंशन के लिए फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, टी क्या है? एज ऑफ कॉन्क्रीट। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉसेस इन वेरियस प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम, दो प्रकार के सिस्टम में, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। इलास्टिक शॉर्टनिंग प्री टेंशनिंग में होगी और पोस्ट टेंशनिंग में क्या होगा? नो इफ ऑल द केबल्स आर साइमल्टेनियसली टेंशन। और सेकेंड, इफ द वायर्स आर टेंशन इन स्टेज, लॉस विल बी एग्जिस्ट। एंकरेज स्लिप, एंकरेज स्लिप किस में होगी? दोनों में नहीं होगी, प्री टेंशनिंग में नहीं होगी और पोस्ट में होगी। फ्रिक्शन लॉस पोस्ट टेंशनिंग में होगा, प्री में नहीं होगा। क्रीप एंड श्रिंकेज दोनों में होगी और रिलैक्सेशन ऑफ स्टील भी दोनों केस में होगी, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में। क्वेश्चन नंबर 280 ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।